हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब सोम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों आज इसका लेक्चर नंबर 4 है। और दोस्तों आज के इस लेक्चर नंबर 4 में हम सब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, जिसे दोस्तों हिंदी में हम सब प्रतिबल एंड विकृत कहते हैं। जिसमें कि दोस्तों अभी तक हम लोगों ने सोम एंड मॉस के चैप्टर नंबर 1 को पूरा अच्छे से कवर कर लिया दोस्तों, जिसका नाम था प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जिसे हिंदी में पदार्थों के गुण कहते हैं दोस्तों। जिसमें कि दोस्तों हम लोगों ने पहले चैप्टर को टोटल 2 लेक्चर में कवर किया है दोस्तों, जो कि दोस्तों दोनों ही लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों उन दोनों लेक्चरों में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, डेट में दोस्तों जितने भी मटेरियल के प्रॉपर्टीज होते हैं उन्हें हम पूरा अच्छे से कवर करा दिए हैं। जिसमें कि दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 के अनुसार जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल जो है दोस्तों, मटेरियल के दोस्तों टोटल हम लोगों ने 14 से 15 प्रॉपर्टीज देखे थे, जो कि दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, जिसे हमने पूरा डायग्राम के माध्यम से आप लोगों को पूरा अच्छे से समझाया है। ओके दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों जो लोग भी वो पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो लोग जरूर देख लें, ताकि आप लोगों का कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम सब अपने चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, दैट मींस प्रतिबल एंड विकृत। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम सब ये देखेंगे कि हमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इन सभी टॉपिक को, जिन्हें हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए सबसे पहला टॉपिक हम सब पढ़ने वाले दोस्तों, जिसका नाम है स्ट्रेस, मतलब प्रतिबल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा टॉपिक हम सब का रहेगा टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है दोस्तों, मतलब प्रतिबल के प्रकार के बारे में। ठीक, और ध्यान दीजिए तीसरा टॉपिक हम सबका रहेगा विकृत के बारे में। और ध्यान दीजिए चौथा टॉपिक हमारा ये रहेगा कि टाइप ऑफ स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन मतलब विकृत के प्रकार के बारे में। और ध्यान दीजिए पांचवा रहेगा हुक्स लॉ, ठीक है दोस्तों। छठवां टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व के बारे में, ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों ये आपका जो छठवां टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि इससे रिलेटेड जो दोस्तों होता है कर्व, जो माइल्ड स्टील का होता है, वो एग्जाम में लगभग कई बार पूछा गया है, ठीक है दोस्तों, और हर साल लगभग आता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो आपका जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ध्यान दीजिए जो 7वां टॉपिक है वो हमारा है इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में। जैसा कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं, ई का मतलब दोस्तों होता है इलास्टिसिटी होता है, और जी का मतलब दोस्तों होता है यहाँ पर शियर मॉडुलस होता है, जिसे हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों के का मतलब होता है बुलक मॉडुलस, और म्यू का मतलब होता है पॉइजन रेशियो, ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा डिटेल में। ओके दोस्तों हम सब 8वां टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे इलांगेशन। इलांगेशन मतलब दोस्तों लंबाई में वृद्धि के बारे में, ठीक है। और देखिए ध्यान से 10वां टॉपिक हमारा ये रहेगा इलांगेशन इन कंपोजिट बार के बारे में। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिए 10वां टॉपिक हम सबका ये रहेगा कि इलांगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट के बारे में। ओके, जिसे हम सब दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला आता है दोस्तों इन प्रिज्मेटिक बार के बारे में, और दूसरा आता है दोस्तों इन कोनिकल बार के बारे में, ठीक है दोस्तों, जो कि मतलब त्रिभुजाकार होता है उसके बारे में। ओके, अब ध्यान दीजिए 11वां टॉपिक हम सबका रहेगा इलांगेशन इन टेम्परेट बार के बारे में, ठीक है दोस्तों, जो टेम्परेट बार होते हैं उनके लंबाई की वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, और ध्यान दीजिए जो सबसे लास्ट टॉपिक 12वां है वो है थर्मल स्ट्रेस और टेम्परेचर स्ट्रेस के बारे में, ठीक है दोस्तों, जिसे हम लोग थर्मल स्ट्रेस भी कहते हैं या फिर टेम्परेचर स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम सब रीड करेंगे, वो भी 12वें टॉपिक के अंतर्गत। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये इतने हमारे जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में टॉपिक हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों और भी अन्य जो भी टॉपिक बनेंगे उन्हें भी हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। और एक बात दोस्तों, जैसा कि कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जो कि सिविल में पहला चैप्टर हो और मैकेनिकल में दूसरा चैप्टर हो, बट दोस्तों इससे आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। हम आपको सारे जो भी चैप्टर हैं, सबसे पहले हम आपको कॉमन जो भी चैप्टर हैं जो कि सिविल मैकेनिकल में है, पहले उन्हें कवर कराएंगे। और दोस्तों उसके अंतर्गत यदि कोई भी टॉपिक रह भी जाता है जो कि सिविल में हो और मैकेनिकल में ना हो, तो दोस्तों उससे जो हम सबसे लास्ट में कराएंगे, बट दोस्तों सब कुछ कराएंगे, ठीक है। आप लोगों को टेंशन लेने की थोड़ी भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा भी परेशान मत होइएगा, आप लोग बस, इसलिए हमने आपको पहले अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे, जैसे हम आपको बताए हैं। इसलिए दोस्तों हम अपने सिलेबस को अपने तरीके से बनाए हैं, जिससे कि दोस्तों हमने आपको सबसे पहले लेक्चर में बताया था कि कौन सा चैप्टर पहले पढ़ेंगे, और दोस्तों इसलिए वैसा हमने चैप्टर बनाया ताकि हम लोग सभी चीजों को एकदम आधार से देखते हुए चले, ताकि आपका पूरा बेस जो है एकदम अच्छे से तैयार भी रहे और आगे की चीजें आप लोग पूरा अच्छे से जान सके। ओके दोस्तों, तो चलिए अब जो है हम सब अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है
स्ट्रेस दैट मीन्स प्रतिबल के बारे में। ओके दोस्तों, तो चलिए, और दोस्तों पहला टॉपिक जानने से पहले जो है हम सब ये जानेंगे जिसे हम आपको होमवर्क दिए थे, सबसे पहले उसे समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने दिया था ना होमवर्क, उसको सबसे पहले समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे जो है सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें, और दैट मीन्स हम लोग देख लेते हैं पहले होमवर्क वाले क्वेश्चन को, उसके बाद अपने टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है ना, तो चलिए, तो दोस्तों चलिए हम लोग समझ लेते हैं पहले अपने होमवर्क वाले क्वेश्चन को। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछले लेक्चर में दिया था, एक क्वेश्चन था जिसे हमने कहा था कि इसका आप लोग आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके दोस्तों, हमने आपको दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया था कि जो ये दोस्तों रबर होता है, क्या ध्यान दीजिएगा आप लोग और ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, जो रबर होता है दोस्तों, यह एक डक्टाइल मटेरियल है या फिर ब्रिटल मटेरियल है। ये चीज हमने आपको होमवर्क के क्वेश्चन में दिया था। ठीक है ना, क्या दिया था कि जो रबर होता है ये एक डक्टाइल मटेरियल है या फिर ब्रिटल मटेरियल है। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इसे आप लोग पूरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए जो रबर होता है दोस्तों, वास्तव में बात की जाए तो जो रबर होता है ये दोस्तों ब्रिटल मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है? तो ब्रिटल मटेरियल होता है। और दोस्तों क्यों ब्रिटल मटेरियल होता है, तो इसे भी हम आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। ठीक है, जिससे आप लोग पूरा ध्यान देकर पूरा अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। सो दोस्तों देखिए, पूरा ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक है, कि कैसे रबर जो है वो ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कुछ बच्चों का ऐसा कहना है कि जो रबर होता है ये डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है दोस्तों, बट दोस्तों हम आपको अभी पूरा अच्छे से बता रहे हैं कि किस तरह से जो रबर है ये ब्रिटल मटेरियल होता है। ओके, तो चलिए ध्यान दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम सब डक्टाइल मटेरियल को समझ लेते हैं। ओके, तो दोस्तों पूरा ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बॉडी है। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई एक बॉडी ले लिया, दैट मीन दोस्तों इसे हम पदार्थ भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। यदि इस बॉडी पर दोस्तों टेंसाइल फोर्स लगाकर, ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिए, यदि इस बॉडी को हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाकर खींचा जाए, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, यदि किसी बॉडी को टेंसाइल फोर्स लगा के यदि उसे खींचते हैं, तब ये जो बॉडी है दोस्तों यह एक तार के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये कैसी हो जाती है दोस्तों, तब ये एक तार के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। और इस तार के रूप में कन्वर्ट होने के गुण को ही हम लोग डक्टिलिटी भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हालांकि हमने ये चीज आपको पिछले लेक्चर में पूरा अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है ना, बट यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए जैसे कि हमने कोई क्या लिया, एक बॉडी लिया जिस पर टेंसाइल फोर्स लगाया, तब वो बॉडी जो है दोस्तों एक तार के रूप में कन्वर्ट हो गई। ओके, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये एक तार के रूप में कन्वर्ट तो हो गई, बट एक बात और ध्यान दीजिए कि यदि इस पे थोड़ा बल और लगा दिया जाए, ठीक है, इस तार पर यदि थोड़ा बल और लगा के खींच दिया जाए दोस्तों, तब दोस्तों क्या होगा, इसकी लंबाई तो थोड़ी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, इस तार की लंबाई जो है थोड़ी और बढ़ जाएगी इस पे बल लगाने से। ठीक है, बट क्या होगा दोस्तों, बीच से ये जो तार है ये टूट जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। हालांकि दोस्तों ये चीज आप लोग प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप लोग किसी तार को ही ले लीजिए, यदि उस पर अधिक और बल लगा कर खींच दिया जाए तो देखिएगा आप लोग कि बीच से वो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बोलिए इतना समझ पाए ना कि क्या होगा, जैसे कि हमने कोई एक बॉडी लिया जिस पे टेंसाइल फोर्स लगाया, जिससे कि वो एक तार के रूप में कन्वर्ट हो गया, बट यदि इस पे थोड़ा बल और लगा कर खींच दिया जाए, ठीक है, जिससे कि इसकी लंबाई तो बढ़ जाएगी, बट ये तार जो बीच से टूट जाएगा। ओके दोस्तों, तो बोलिए यहाँ तक समझ पाना आपसे। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए कि इस तार को जब हमने फोर्स लगा के खींचा, तब ये बीच से क्या हुआ, टूट गया। बट दोस्तों क्या अब इस फोर्स को हटा लिया जाए तो क्या ये जो तार है ये पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी? तो नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, क्यों नहीं आएगी, ये चीज हम आपको पूरा बढ़िया समझा रहे हैं, ध्यान दीजिए। देखिए इसलिए नहीं आएगी दोस्तों क्योंकि इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसीलिए क्या होगा, ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण नहीं करेगी। हालांकि ये चीज आप लोग प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं। ठीक है, देखिएगा किसी तार को आप खींचेंगे उस पर और बल लगा के, तो जब वो टूट जाएगी दोस्तों तो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण नहीं कर पाएगी। तब हम लोग ये समझ जाएंगे कि उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, हालांकि हमने ये चीज आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था जब हमने डक्टाइल पढ़ा रहा था। ठीक है, बताया था हमने कि डक्टाइल में जो होता है दोस्तों, इसमें जो होता है दोस्तों प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है, ठीक है ध्यान दीजिएगा, इसमें मतलब डक्टाइल में जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है दोस्तों, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन जो होता है दोस्तों वो 5% से अधिक होता है। ठीक है, दैट मीन दोस्तों 5% से अधिक इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ओके, इसी की वजह से ये जो
पदार्थ होता है ये टूटने के बाद जो है दोस्तों अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए। और समझिए कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है क्या। देखिए डिफॉर्मेशन में वृद्धि होती है। समझ लेते हैं हम सब प्लास्टिक को। हालांकि दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में इसे पूरा बढ़िया समझाया हुआ है, ठीक है ना। बट ध्यान दीजिए, जैसे कि कोई बॉडी ले लीजिए, उस पर कोई भी फोर्स लगाकर यदि उस बॉडी को हम लोग खींच देते हैं, ठीक है, यदि किसी बॉडी को हम लोग कोई फोर्स लगा खींच देते हैं तब उस बॉडी के दोस्तों जो होती है शेप एंड साइज जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, बट यदि उस फोर्स को हम हटा लें तब भी दोस्तों उसकी शेप एंड साइज उसी अवस्था में रह जाती है। डेट मीन्स वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण नहीं कर पाती है। ठीक है दोस्तों, तो उसी चीज को हम लोग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक, तो बोलिए इतना समझ गया ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इस तार में भी वही चीज हो रहा है कि जब इस तार पे हम लोग कोई फोर्स लगाकर और खींच दिए तब ये तार क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। बट दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, इस तार पे से फिर से हम लोग बल को हटा दिए तभी भी अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को गेन नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब इसमें प्लास्टिक का गुण आ रहा है। ठीक है, जब इसमें क्या हो रहा है, जब अपने शेप एंड साइज को ग्रहण नहीं करेगी तो इसका मतलब वो कैसा गुण है, तो प्लास्टिक का गुण है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हम कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके दोस्तों, और इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 5% से अधिक होता है। ओके दोस्तों, तो बोलिए इतना समझ गया ना आप सभी। तो चलिए अब समझ लेते हैं हम लोग ब्रेटेड को। ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं कैसे रबर मटेरियल के लिए दोस्तों हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए यह कोई एक चौक है। ठीक है, ध्यान देंगे आप सभी लोग। क्या है एक दोस्तों, यह एक चौक है जिसे आप सभी लोगों ने देखा होगा और जिसका उपयोग दोस्तों हम सब ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए ये क्या है, यह चौक है। यदि दोस्तों इस चौक को, ठीक है, यदि इस चौक पर फोर्स लगाकर इसे खींच दिया जाए, ठीक है, यदि इस चौक पर हम लोग फोर्स लगाकर खींच दे तो दोस्तों ये जो चौक है ये कई छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, डेट में मान लीजिए ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, जब किसी चौक पर आप लोग फोर्स लगाएंगे तो चौक क्या होगा दोस्तों, वो बीच से टूट जाएगा। ठीक है, डेट में दोस्तों इसकी लंबाई में थोड़ी भी वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही कोई चौक है, यदि इसे हम फोर्स लगा खींचते हैं तो दोस्तों ये तो बीच से टूट तो जाएगी बट इसकी लंबाई में थोड़ी भी वृद्धि नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जब इसे हम खींचते हैं इस चौक को तो दोस्तों ये क्या होता है, ये बीच से तो टूट जाती है। उसके बाद यदि इस फोर्स को हम हटा दें, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे कि हम लोग फोर्स लगा के इसे खींचे तो ये बीच से टूट गई। ठीक है दोस्तों, यदि इस टूटने के बाद जो है इस फोर्स को हटा दें हम तो क्या ये जो बॉडी है दोस्तों इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, तो नहीं हुआ दोस्तों, थोड़ा भी परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है। ठीक है, डेट में दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है दोस्तों इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन थोड़ा भी नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे आपको पता चल गया ना कि ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, फिर भी दोस्तों हम मान लेते हैं इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 5% से कम होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 5% से कम होता है। ओके दोस्तों, क्या होता है, तो 5% से ये कम होता है इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, दैट मींस ब्रिटल मटेरियल में। ओके दोस्तों, तो बोलिए इतना समझ गया ना आप सभी। अब समझ लेते हैं हम सब कि जो रबर है ये कैसे ब्रिटल मटेरियल होता है। ओके, तो दोस्तों पूरा ध्यान पूर्वक समझेंगे। ठीक है ना, तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए जो रबर है इसमें आप लोग एक चीज जानते हैं कि रबर में दोस्तों जो होता है इलास्टिक का गुण होता है। तो कैसा गुण दोस्तों, रबर में इलास्टिक का गुण होता है। हालांकि दोस्तों हमने इलास्टिक के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बताया भी है। ठीक है, बट यहाँ पर भी बता रहे हैं, पूरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए जैसे कि दोस्तों मान लीजिए ये कोई रबर है। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, जैसे कि ये कोई रबर है, जब दोस्तों रबर पे कोई फोर्स लगाकर इसे खींच दिया जाए। ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे, यदि रबर पर फोर्स लगाकर हम इसे खींच दें तब इसकी लंबाई है जो दोस्तों वो बढ़ जाती है। डेट मीन्स इसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाती है। ठीक है, बट इस फोर्स को यदि हटा दिया जाए तो ये दोस्तों जो रबर है ये पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। डेट मीन्स ओरिजिनल शेप एंड साइज को ये ग्रहण कर लेती है। ठीक है, तब इस रबर की इस गुण को ही हम लोग इलास्टिक कहते हैं। ओके दोस्तों, तो आप समझ गया ना कि इलास्टिक क्या होता है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार जो है रबर वो ब्रिटल है। ठीक है, तब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए अब इस रबर को ही हम यहाँ पर डायग्राम से समझाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, जैसा कि मान लिया हमने यहाँ पर कोई एक रबर ले लिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, जैसे कि ये कोई एक रबर है जिस पर हमने फोर्स लगा के यदि इसे खींच दिया। ध्यान देंगे दोस्तों, क्या किया हमने, इस रबर को फोर्स लगा के हमने खींचा तो दोस्तों ये जो रबर है इसकी लंबाई जो है बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब हमने इस रबर को फोर्स लगा के खींच दिया तब इसकी लंबाई क्या हुई, तो बढ़ गई दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यदि दोस्तों जो ये बढ़ी हुई लंबाई है, ये बढ़ी हुई लंबाई यदि इस पर थोड़ा और फोर्स लगा दें हम, ठीक है ध्यान दीजिएगा, यदि
इस रबर पे जो है अब थोड़ा और फोर्स लगा के खींच दे, ध्यान दीजिएगा, जो ये बढ़ी हुई लंबाई मिली है हमें, जब किसी रबर को हम लोग फोर्स लगा खींचे हैं तब इसकी लंबाई तो बढ़ गई, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों यदि इस बढ़ी हुई लंबाई पर थोड़ा और फोर्स लगा के हम लोग खींच दे तो दोस्तों इसमें क्या होगा दोस्तों, इसकी लंबाई थोड़ा बढ़ तो जाएगी, ठीक है। इस पर दोबारा फोर्स लगा के जब खींचेंगे तो इसकी लंबाई थोड़ा बढ़ेगी, तो बट दोस्तों क्या होगा, ये बीच से जो है दोस्तों वो टूट जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये बीच से क्या होगी, बीच से दो भागों में टूट जाएगी। आई होप दोस्तों आप इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस केस में यदि हम इस बल को अब जो है हटा दें, टूटने के बाद जो है इस बल को हटा दें, तो क्या दोस्तों इसकी जो शेप है ये इसी अवस्था में रह जाएगी? तो नहीं। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसमें इलास्टिक का गुण है, इसी के कारण दोस्तों ये जो रबर है इसका जो दो पार्ट ये है, इस पर से यदि फोर्स को हटा दे तो दोस्तों क्या होगा, ये अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेगी, ठीक है ना। क्या कर लेगी? अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेगी। दैट मीन्स मान लीजिए ये लफने के बाद इतनी है, ठीक है। जब फोर्स हट जाएगा टूटने के बाद तभी इसका शेप कितना हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए पहले इतना थी तब इतना ही रहेगा, ठीक है। और इस भाग का भी मान लीजिए इतना था तो इतना ही रहेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों को जोड़ा जाए तो इसके बराबर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, यदि इस पे से फोर्स को हटा लिया जाए दोस्तों तब ये क्या हो जाएगा, ये दोनों पार्ट जो बढ़े हुए थे, जो टूटे हुए हैं, ये दोनों अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स इसमें जो है दोस्तों प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तब होता है जब किसी भी वस्तु की लंबाई को हम लोग फोर्स लगा के खींच देते हैं, उसके बाद यदि वो टूट ही जाता है, ध्यान दीजिए जैसे हमने डक्टाइल में बताया था, जब वो टूट ही जाता है फिर भी दोस्तों यदि उसका फोर्स हटा लिया जाए फिर भी वो वस्तु उसी शेप एंड साइज में रह जाती है, तब उसे हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर इस फोर्स को हटा देने पर दोस्तों ये अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को ग्रहण कर लेती है। दैट मीन दोस्तों इसमें जो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन थोड़ा भी नहीं होता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो दोस्तों मटेरियल है ये एक ब्रिटल मटेरियल है जो कि रबर है, ठीक है दोस्तों। रबर क्या है? ब्रिटल मटेरियल है, क्योंकि हमने आपको बताया ब्रिटल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होता है। बट दोस्तों हम लोग यहाँ पर केवल माने हैं कि 5% से कम होता है, ठीक है। बट दोस्तों नहीं होता, जैसे हमने चाक का उदाहरण लिया था, चाक को हमने फोर्स लगा के खींचा तो उसमें क्या हुआ, थोड़ा सा भी वृद्धि नहीं हुआ बट वो टूट गई, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार इसमें इलास्टिक का तो गुण है, ठीक है। बट दोस्तों हम लोग इसमें इलास्टिक नहीं देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम लोगों को अगर डक्टाइल और ब्रिटल में यदि कंप्रेशन करना है, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों के लिए हम लोग एक ही चीज देखते हैं, वो है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को देखेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये वस्तु जो है ये ब्रिटल है या फिर डक्टाइल है। ओके दोस्तों, हमने दोस्तों इस क्वेश्चन को इसलिए आप सभी को दिया था क्योंकि ये जो दोस्तों क्वेश्चन है ये एसएससी जेईई के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। इसीलिए हमने आपको इसे पूरा बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। बट दोस्तों थोड़ा समय भी लग गया, बट दोस्तों कोई बात नहीं, आई होप आप इसे पूरा अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों एक बार आप इसे यदि अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको लाइफ टाइम इसमें कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसे जो अब हम रफ करते हैं और अब हम सब मूव करते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि पहला है स्ट्रेस के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसे जो हम रफ करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर, ओके ना। तो चलिए इसे जो है दोस्तों आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और देन आप अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए दोस्तों, चलिए अब इसे रफ करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम सब देख लेते हैं अपने पहले टॉपिक को, जिसका नाम है स्ट्रेस, जिसे हिंदी में प्रतिबल कहते हैं। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले हम सब समझेंगे कि स्ट्रेस होता क्या है, देन आफ्टर जो है दोस्तों इसका हम यहाँ पर डिफिनेशन भी आपको लिख के दिखा देंगे और दोस्तों आपको हम इसे इस तरह से समझा देंगे जिससे कि दोस्तों आपको पूरा अच्छे तरीके से वो भी इन फ्यूचर लंबे समय के लिए दोस्तों आपको याद भी रहेगा कि स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों अब आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो देखिए मान लिया हमने यहाँ पर कोई एक बॉडी है, ठीक है दोस्तों। क्या हमने माना, मान लिया हमने कि यहाँ पर कोई एक बॉडी है, ठीक है। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी बॉडी का निर्माण कई सारे मॉलिक्यूल से मिलकर होता है, ठीक है। दैट मीन दोस्तों कई सारे परमाणु से मिलकर एक बॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। ये चीज आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हमने क्या बना दिया, इस बॉडी के यहाँ पर परमाणु बना दिए, ठीक है। अब ध्यान देंगे दोस्तों हमने क्या किया, हम लोगों ने एक यहाँ पर बॉडी लिया, ठीक है। और यदि दोस्तों इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, यदि इस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, डेट में दोस्तों
बाह्य बल लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को दोस्तों हिंदी में बाह्य बल कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी बॉडी पर हम लोग बाह्य बल लगाते हैं तब इस बाह्य बल के विरोध में दोस्तों ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो इस बाह्य बल के विरोध में इस बॉडी के अणुओं द्वारा, ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे हम लोग कि यदि इस बॉडी पर हम लोग कोई फोर्स लगाते हैं तब इस बॉडी के अणुओं द्वारा इन बाह्य बल के विरोध में इस बॉडी के अंदर से जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होते हैं उन्हें हम प्रतिबल कहते हैं। दैट मीन दोस्तों इसे हम स्ट्रेस कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एक बार और ध्यान सुनिए, देखिए जब किसी बॉडी पर हम लोग कोई बाह्य बल लगाते हैं, दैट मीन एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तब उस कंडीशन में दोस्तों उस पदार्थ के अणुओं द्वारा, ठीक है, इस बाह्य बल का विरोध करने के लिए, ठीक है, जो बाह्य बल इस बॉडी पर लग रहा है उस बाह्य बल का विरोध करने के लिए दोस्तों इस बॉडी के अंदर से जो प्रतिरोध, जो आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होते हैं उनको ही हम सब प्रतिबल कहते हैं, दैट मीन्स स्ट्रेस कहते हैं। आई होप दोस्तों अब आप पूरा अच्छे समझ गए होंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब ये कैसे इसका आंतरिक प्रतिरोध उत्पन्न होता है इसे भी हम आपको पूरा ध्यान से समझा देते हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से। देखिए ध्यान से, यदि मान लेते हैं दोस्तों इस बॉडी को हम सब 3D बना लेते हैं इसे समझने के लिए, ठीक है। कैसा बॉडी बना लेते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसे समझने के लिए हम लोग इसके बॉडी को 3D बना देते हैं, ठीक है। देखिए 3D बन गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि इस बॉडी को हम लोग बीच से यहाँ से काट दें, मतलब अलग अलग 2 पार्ट में कर दें तब, ठीक है। देखिए ध्यान से, इस बॉडी को यहाँ पर मान लीजिए हमने एक पार्ट में कर दिया, मान लीजिए इसका एक पार्ट ये हो गया, ठीक है, जिस पर बाह्य बल लग रहा है इस तरह से, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए, इस बॉडी को हमने क्या किया, आधा भाग इधर कर दिया और इसका आधा भाग यहाँ पर मान लीजिए हमने बना दिया, ठीक है दोस्तों। ध्यान देंगे आप सभी लोग, देखिए इसका आधा भाग जो दोस्तों यहाँ पर है, ठीक है, ध्यान देंगे, इसका आधा भाग यहाँ पर है जिस पर कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। आज हम दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इस बॉडी को हमने क्या किया, 2 अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया, ठीक है, और ये इसके क्या हो गए, मॉलिक्यूलर हो गए, मतलब परमाणु हो गए, ठीक है दोस्तों। इतना समझ पा रहे हैं ना, ये क्या हो गया, इसका परमाणु हो गया, ओके। अब ध्यान देंगे दोस्तों हमने आपको क्या बताया कि जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है तब उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण उस बॉडी के अणुओं द्वारा, ठीक है दोस्तों, उस बॉडी के अणुओं द्वारा उस बाह्य बल के विरोध में इस बॉडी के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिबल कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसके अंदर कैसे आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे कि हमने इस बॉडी पर क्या किया, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया और इस एक्सटर्नल फोर्स का विरोध करने के लिए इस पदार्थ के अणुओं द्वारा यहाँ पर दोस्तों एक आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होगा, ठीक है दोस्तों। क्या उत्पन्न होगा, तो ध्यान दीजिए, इसमें से एक आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होगा, वो भी बाह्य बल के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों। क्या उत्पन्न हुआ दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न होता है, ठीक है दोस्तों। क्या इसका पूरा नाम आप लोग लिख लीजिएगा, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है दोस्तों। क्या नाम है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, जिसे हम लोग हिंदी में आंतरिक प्रतिरोधी बल कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोधी बल कहते हैं हिंदी में दोस्तों, ठीक है। ध्यान देंगे आप लोग। तो क्या हुआ दोस्तों, इसके अंदर से जो है आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है और इसी आंतरिक प्रतिरोधी बल को ही दोस्तों हम सब स्ट्रेस या फिर प्रतिबल कहते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी लोग अब अच्छे समझ गए होंगे कि प्रतिबल होता क्या है, ठीक है दोस्तों। आई होप दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि प्रतिबल किसे कहते हैं, ओके। बट दोस्तों आप लोग यही सोच रहे होंगे कि सर हमने तो अभी तक स्ट्रेस बराबर, क्या कहेंगे दोस्तों, आप लोग कहेंगे कि सर हमने तो अभी तक स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा हुआ है। क्या चीज दोस्तों, फोर्स अपॉन एरिया पढ़ा हुआ है हमने, आप लोग ऐसा कहेंगे, ठीक है दोस्तों। बट दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर फोर्स अपॉन एरिया जो है ये दोस्तों स्ट्रेस डेंसिटी बराबर पढ़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। हालांकि दोस्तों इसमें जो है स्ट्रेस के सारे न्यूमेरिकल में हम लोग फार्मूला यही यूज करते हैं, दैट मीन्स फोर्स अपॉन एरिया ही, ठीक है। बट दोस्तों ये दोस्तों जो फार्मूला निकलता है ये स्ट्रेस डेंसिटी बराबर निकलता है, ठीक है। हालांकि दोस्तों हम आपको यहाँ पर अभी पूरा अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, देखिए स्ट्रेस डेंसिटी जिसे दोस्तों हम लोग हिंदी में प्रतिबल तीव्रता कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, क्या स्ट्रेस डेंसिटी जिसे हम लोग दोस्तों हिंदी में प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहते हैं, प्रतिबल
तीव्रता। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि प्रतिबल तीव्रता बराबर क्या होता है पहले, ठीक है। देखिए उसके बाद हम लोग जानेंगे कैसे प्रतिबल तीव्रता बराबर फोर्स अपॉन एरिया आता है। ओके ना, तो देखिए दोस्तों, तो दोस्तों प्रतिबल तीव्रता बराबर होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, कि किसी भी बॉडी पर यदि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तब इस फोर्स का विरोध करने के लिए ये पदार्थ के अणु जो है दोस्तों, ये अंदर से क्या उत्पन्न कर रहा है, आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या किया, इस पदार्थ को काट कर जो है अलग अलग जगह पर आपको दिखा दिया। ठीक है, कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो रहा है। ओके दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो ये दोस्तों एरिया दिख रहा है आपको, ठीक है, देखिए जहां से ये आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो रहा है, ध्यान दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंतरिक प्रतिरोधी बल यहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, जहां पर आप देख पा रहे हैं, इसका कुछ दोस्तों एरिया होगा, क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसका कुछ एरिया भी होगा। ठीक है, तो इससे दोस्तों हमें ये यहाँ पर पता चलता है कि किसी बॉडी के आंतरिक प्रतिरोधी बल, क्या बोलेंगे दोस्तों, किसी बॉडी के इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स तथा उस बॉडी के एरिया के अनुपात को, क्या दोस्तों, उस बॉडी के एरिया के अनुपात को हम लोग प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। एक बार और ध्यान सुनिए दोस्तों, कि किसी भी बॉडी के आंतरिक प्रतिरोधी बल तथा उसके एरिया के अनुपात को हम लोग प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। बोलिए इतना समझ पाए ना दोस्तों, तब हम लोग प्रतिबल तीव्रता में यही चीज लेते हैं दोस्तों, जहां से किसी बॉडी का जो है आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, और उस आंतरिक प्रतिरोधी बल का जो एरिया होता है दोस्तों, उसका हम लोग अनुपात लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, हम सब यहाँ पर स्ट्रेस का नाम इसलिए दे देते हैं क्योंकि दोस्तों स्ट्रेस के केस में जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं, वो हम लोग फोर्स अपॉन एरिया के फार्मूले पर ही इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसीलिए हालांकि दोस्तों हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन एरिया मान लेते हैं। ठीक है, बट दोस्तों ये वास्तव में क्या होता है, तो स्ट्रेस डेंसिटी बराबर होता है। ठीक है, मतलब प्रतिबल तीव्रता बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। बॉडी इतना समझ पाए ना दोस्तों, तब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए जो स्ट्रेस होता है इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों, तो सिग्मा से और पी से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों, पी से भी प्रदर्शित करते हैं। बॉडी यहाँ तक समझ पाए आप सभी। तो अब ध्यान दीजिए तो दोस्तों, एक बार और आप लोग स्ट्रेस के डिफिनेशन को समझ लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए दोस्तों, कि जब किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तब इस बॉडी के अणुओं द्वारा इस बाह्य बल का विरोध करने के लिए इसके अंदर जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, तो इसी आंतरिक प्रतिरोधी बल को ही दोस्तों हम सब प्रतिबल कहते हैं। आई होप दोस्तों आप लोग पूरा अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब जो है हम इसे रफ करते हैं और अब देख लेते हैं हम लोग इसके डिफिनेशन को। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसे एक बार आप लोग इसी साल ले लीजिए। ठीक है, ताकि इसे हम रफ करें। तो चलिए दोस्तों, अब इसे हम लोग करते हैं रफ, और देन आपके दोस्तों अब इसके डिफिनेशन को देखते हैं। ओके ना, तो चलिए दोस्तों, अब हम सब समझ लेते हैं स्ट्रेस के पूरे डिफिनेशन को। हालांकि दोस्तों हमने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है, जिससे कि हमारा और आप दोनों का समय जो है थोड़ा बच जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ध्यान दीजिए कि जब किसी पदार्थ पर कोई बाह्य बल, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाता है, तो पदार्थ के अणुओं द्वारा बाह्य बल के विरोध में जो आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, उसे प्रतिबल या फिर स्ट्रेस कहते हैं। बोलिए इतना समझ गया ना दोस्तों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हम सब स्ट्रेस डेंसिटी बराबर, दैट मीन्स दोस्तों प्रतिबल तीव्रता बराबर। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रतिबल तीव्रता बराबर होता है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। हालांकि दोस्तों ये डिफिनेशन आप लोग पहले से जानते हैं, जो कि है प्रतिबल तीव्रता का। ठीक है दोस्तों, देखिए यदि आपके एग्जाम में पूछता है कि प्रतिबल किसे कहते हैं, दैट मीन्स स्ट्रेस किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसका सिंपल डिफिनेशन जो ये वाला है दोस्तों, ये अच्छा होता है, इसे आप लोग लिख कर आएंगे। ठीक है, और यदि दोस्तों आप लोगों को प्रतिबल तीव्रता पूछता है, तब आप ये वाला लिख कर आएंगे। ठीक है दोस्तों, हालांकि दोस्तों आप लोग ये वाला जब डिफिनेशन आपको स्ट्रेस का देंगे, तो ये अच्छा डिफिनेशन होता है दोस्तों, जो कि एक मेन एवं सटीक होता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जहां तक होगा आप लोग यदि स्ट्रेस पूछे एग्जाम में, तो आप लोग यही वाला डिफिनेशन देंगे। ठीक है, और यदि स्ट्रेस डेंसिटी पूछे तब ये वाला डिफिनेशन देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बोलिए इतना समझ गया ना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम सब इसके जो है दोस्तों मात्रक के बारे में, दैट मीन्स यूनिट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग यूनिट दोस्तों इसी से निकालते हैं जो स्ट्रेस डेंसिटी होती है। ठीक है, मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हम लोग फार्मूला जो यूज करते हैं वो
स्ट्रेस डेंसिटी से ही यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहीं से फार्मूला निकालते हैं, हमने आपको बताया भी है अभी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसकी यूनिट क्या होगी स्ट्रेस की। देखिए यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, यूनिट। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए यूनिट जो है दोस्तों स्ट्रेस को देखिए हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं या फिर पी से, ये तो हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बराबर दोस्तों जो होता है सिग्मा बराबर फोर्स अपॉन एरिया लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? फोर्स अपॉन एरिया। इसीलिए कहते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। ओके दोस्तों, इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल तीव्रता कहते हैं। ओके दोस्तों, तब ध्यान दीजिए दोस्तों इसका यूनिट क्या होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है हम लोग प्रतिबल लिखेंगे ऐसे। ठीक है, प्रतिबल बराबर आप लोग जानते हैं दोस्तों जो फोर्स होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। क्या दोस्तों? न्यूटन होता है। अपान में एरिया का दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। आई होप दोस्तों आप इतना समझ पाएंगे। अब ध्यान दीजिए तब स्ट्रेस बराबर दोस्तों क्या निकल गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या निकला? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आई होप दोस्तों आप इतना समझ पा रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसे हम और क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए स्ट्रेस बराबर हम इसे जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इसे दोस्तों हम लोग 1 पास्कल भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 पास्कल के बराबर लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं? 1 पास्कल के बराबर लिख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ध्यान दीजिए कैसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, देखिए जो दोस्तों प्रेशर होता है, प्रेशर मतलब P बराबर जिसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, P फॉर प्रेशर। जो दोस्तों प्रेशर होता है, प्रेशर बराबर दोस्तों होता है हमारा F अपॉन A। डेट में दोस्तों फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर भी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों के लिए आज का यही होमवर्क रहेगा कि आप लोगों को बताना रहेगा कि दोस्तों जो ये स्ट्रेस है और प्रेशर है इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हालांकि दोस्तों दोनों के बराबर फोर्स अपॉन एरिया ही फार्मूला होता है, बट दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या होता है ये चीज आपको बताना है, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ओके ना, देखिए ये प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और आप जानते हैं फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है, और एरिया का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर। दैट मीन दोस्तों न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पर प्रेशर का मात्रक सीधे बोल देते हैं कि ये क्या है, 1 पास्कल के बराबर होता है जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, दैट मीन दोस्तों यहाँ पर भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था, इसे हमने 1 पास्कल के बराबर मान लिया। आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए। ठीक है, हम सब जान लेते हैं कि जो स्ट्रेस होता है इसके डायमेंशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या चीज? डायमेंशन। दैट मीन दोस्तों इसके बीमा के बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या चीज? बीमा, जिसे हम लोग दोस्तों इंग्लिश में डायमेंशन बोलते हैं। ठीक है, डायमेंशन। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिए इसका डायमेंशन क्या होगा स्ट्रेस का। तो देखिए स्ट्रेस का डायमेंशन दोस्तों हम सब कहां से पता करते हैं, तो इसके मेन फार्मूले से पता करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फोर्स बराबर क्या होगा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, देखिए फोर्स बराबर होता है दोस्तों m इंटू ए। क्या होता है? m इंटू ए। दैट में दोस्तों m क्या होता है, द्रव्यमान होता है, और a क्या होता है, ये त्वरण होता है। ठीक है दोस्तों, अब ये दोस्तों जो लिखा है द्रव्यमान गुणे त्वरण, इसका हम लोग एमकेएस पद्धति में मात्रक को लिखेंगे। ठीक है, किसमें? एमकेएस पद्धति में। ध्यान दीजिए दोस्तों एमकेएस पद्धति क्या होता है दोस्तों, जिसमें मीटर, किलोग्राम और सेकेंड आते हैं। ठीक है, इस पद्धति में हम लोग चेंज करके इसके मात्रक को लिखेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे। देखिए द्रव्यमान का दोस्तों एमकेएस पद्धति में क्या मात्रक होता है, ध्यान दीजिए, तो किलोग्राम होता है। क्या होता है दोस्तों? किलोग्राम होता है। और त्वरण का क्या होता है दोस्तों, तो त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बोलिए इतना सोच पा रहे हो दोस्तों। तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये चीज हो गया किसका, बल के बारे में। इतना निकल गया है एमकेएस पद्धति का मात्रक। ओके, तो इसी प्रकार हम लोग एरिया का भी निकाल लेते हैं। ध्यान दीजिए एरिया का निकालेंगे तो क्या होगा दोस्तों, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए मीटर स्क्वायर होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बीमा को हम सब यहाँ पर लिख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर देखिए किलोग्राम इंटू में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अपान में क्या है दोस्तों, देखिए ये किसका, ये फोर्स का हो गया। ठीक है, अब एरिया का नीचे लिख लेते हैं, किसके एरिया क्या है, मीटर स्क्वायर। बोलिए इतना समझ पाए दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा यदि इसे सॉल्व करें तो आएगा हमारा किलोग्राम इंटू में ये दोस्तों मीटर है ना। तो ध्यान दीजिए दोस्तों ये मीटर जो है इसे ये तो ऊपर रह जाएगा, अपान कर दीजिए। देखिए ये इसके बटे में है। ठीक है, डेट में दोस्तों ये नीचे आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, इंटू में ये नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, डेट में दोस्तों हो गया यहाँ पर किलोग्राम इंटू में, इंटू में कुछ नहीं बचा है दोस्तों, अपान में कर दीजिए क्या है, मीटर इंटू में सेकेंड स्क्वायर। बोलिए इतना समझ पाए दोस्तों। तो दोस्तों डेट मीन्स इसका जो दोस्तों बीमा निकलता है डायमेंशन,
उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आपको समझाने के लिए यहाँ बीमा के बगल में इतना सब कुछ लिख दिए। ठीक है, बस दोस्तों आप लोग बीमा में सीधे एक ही चीज लिखेंगे जो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए बीमा क्या निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर क्या है, किलोग्राम आया ना, तो किलोग्राम को दोस्तों जो है हम लोग किस में लिखते हैं, ध्यान दीजिए, किलोग्राम को हम लोग एम से दर्शाएंगे। ठीक है, किलोग्राम को दोस्तों किस में दर्शाएंगे, तो एम से दर्शाते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिए, ये जो मीटर है, मीटर किस में दर्शाएंगे दोस्तों, तो एल से दर्शाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों डायमेंशन का जो मेन रूल होता है वो होता है MLT। ठीक है दोस्तों, डायमेंशन का ये मेन रूल होता है MLT। ठीक है दोस्तों, तब आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए तो इसमें दोस्तों जो किलोग्राम है इसको किस में दर्शाएंगे, तो एम में दर्शाएंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब मास, एम मतलब मास होता है। ठीक है, अब देखिए एल में क्या लिखेंगे दोस्तों, एल का मतलब होता है दोस्तों कि लंबाई। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं मीटर को किस में दर्शाते हैं हम लोग, तो लंबाई में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए। देखिए मीटर में दोस्तों जो दिया है मीटर, ये देखिए इसके बटन दिया है। ठीक है, इसे यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो दोस्तों इसके पावर -1 लग जाएगा। इसे ऊपर ले जाएंगे कितना लग जाएगा, -1 इसके पावर लग जाएगा। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए, यहाँ बीमा के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टी। ठीक है, क्या लिखेंगे, टी। तो टी पे मतलब दोस्तों क्या होता है, समय। और सेकेंड किस में होता है दोस्तों, तो समय बताता है सेकेंड। ठीक है, तो देखिए सेकेंड भी यहाँ नीचे में है, बटे में है, और यदि इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो इसके पावर में -2 की घात लग जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव यहाँ पर दोस्तों 2 है, ऊपर जाएगा तो नेगेटिव 2 हो जाएगा। ठीक है, डेट में यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि स्ट्रेस का जो डायमेंशन डेट में दोस्तों बीमा होता है वो होता है ML के पावर -1 इंटू टी के पावर -2 होता है। आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हम सब जान लेते हैं स्ट्रेस के राशि के बारे में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, देखिए जो स्ट्रेस की राशि होती है, क्या राशि स्ट्रेस की, ठीक है ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस की जो राशि होती है दोस्तों वो टेंसर राशि होती है। कौन सी, तो टेंसर, टेंशन नहीं याद कीजिएगा। ठीक है, टेंसर होती है, टेंसर राशि। ओके दोस्तों, कौन सी राशि होती है, तो टेंसर राशि होती है। और दोस्तों टेंसर राशि किसे कहते हैं, जिसका दोस्तों जो परिमाण है, ध्यान दीजिएगा, जिसका जो परिमाण है, परिमाण, ठीक है दोस्तों, वो परिमाण एक हो एवं जो दोस्तों दिशाएं होती हैं, ठीक है, जो दिशा होती है वो 2 हो, तो उसे हम लोग टेंसर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेस एक टेंसर राशि है। और दोस्तों टेंसर राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण जो है दोस्तों वो एक हो और दोस्तों उसमें जो डायरेक्शन हो वो 2 हो, उसे हम लोग टेंसर राशि कहते हैं। ओके दोस्तों, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों इसके साथ साथ कि टेंसर राशि और कौन कौन सी होती है। देखिए सबसे पहला होता है, इसे हम दोस्तों यहाँ से रफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बता देते हैं, या फिर हालांकि इसे रफ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ ज्यादा जगह है। ठीक है, देखिए यहाँ पर रफ करते हैं और बता देते हैं आपको। ध्यान दीजिए, देखिए जो दोस्तों जो टेंसर होता है, क्या टेंसर, ये 3 चीज की राशि होती है। ठीक है, किसकी किसकी, सबसे पहला होता है दोस्तों स्ट्रेस का, किसका दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस का। दूसरा होता है दोस्तों स्ट्रेन का। ठीक है, किसका होता है दूसरा, स्ट्रेन मतलब विकृत का। ओके दोस्तों, तीसरा होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है दोस्तों, मतलब जड़त्व आघूर्ण का। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे, जड़त्व आघूर्ण, जिसे हम लोग इंग्लिश में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ओके दोस्तों, बोलिए इतना समझ गया ना कि स्ट्रेस, स्ट्रेन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो राशि होती है वो टेंसर राशि होती है। इतना आप लोग हमेशा याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और आप जान गए कि टेंसर राशि किसे कहते हैं, जिसमें परिमाण एक हो और दिशाएं 2 हो, उन्हें हम टेंसर राशि कहते हैं। एक बात और याद रखेंगे कि टोटल जो राशियां होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितनी, और दोस्तों आप लोग एक बात याद रखेंगे कि जो टोटल राशियां जो होती हैं वो दोस्तों 3 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहला स्केलर क्वांटिटी होता है, दूसरा वेक्टर क्वांटिटी और तीसरा जो होता है टेंसर क्वांटिटी। ओके दोस्तों, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में दोस्तों बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी को अदिश राशि, वेक्टर को बोलते हैं सदिश राशि और टेंसर को बोलते हैं प्रदिश राशि। बोलिए इतना समझ गया ना दोस्तों, तो आई होप आप इतना समझ गए होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब समझ लेते हैं हम सब कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट के बारे में, जो कि दोस्तों सोम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों सोम में जितने भी न्यूमेरिकल है उसमें जो है आपको अलग अलग यूनिट लिखे हुए मिलेंगे, जिनको दोस्तों सॉल्व करके वहां पर आपको उस न्यूमेरिकल को पूरा अच्छे से हल करना रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आपको ये जो यूनिट है इन्हें जानना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसे हम आपको पूरा अच्छे से निकालना सिखाएंगे कि किस प्रकार की इस यूनिट को कैसे निकाला जाता है। ओके दोस्तों, तो चलिए जान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों 1 MPa बराबर। ठीक है दोस्तों, 1 MPa बराबर, ठीक है, क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एम फार दोस्तों क्या होता है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एम फार होता है मेगा।
क्या दोस्तों, एम फॉर होता है मेगा, पी फॉर होता है दोस्तों, मतलब पीए फॉर होता है पास्कल। क्या होता है दोस्तों, पास्कल। बोलिए इतना समझ गया ना कि एम से होता है मेगा, पीए से होता है पास्कल। ओके दोस्तों, दैट मीन्स 1 मेगा पास्कल बराबर कितना होता है, इसे ध्यान दीजिए। देखिए अब देखिए दोस्तों, जो मेगा होता है, देखिए 1 मेगा बराबर होता है, यहाँ पर समझ लीजिए दोस्तों, 1 मेगा बराबर होता है 10 के पावर 6। क्या होता है दोस्तों, 10 के पावर 6 होता है। ठीक है, बोलिए इतना समझ पा, तो अब ध्यान दीजिए। देखिए 1 मेगा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 6 लिख देंगे। ठीक है, अब पास्कल है तो पास्कल लिख देंगे। बोलिए इतना समझ पाना कि 1 मेगा पास्कल बराबर 10 के पावर 6 पास्कल होता है। बोलिए इतना समझ गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब यदि इसे पास्कल को हम लोग दूसरे मात्रा में चेंज करें, ठीक है, तब क्या होगा। देखिए दोस्तों, पास्कल बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए। देखिए मतलब प्रेशर बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, जो कि दोस्तों अभी हमने जस्ट बताया आपको पीछे। देखिए पास्कल बराबर क्या होता है दोस्तों, मतलब दोस्तों प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया होता है, जिसमें कि दोस्तों फोर्स का यूनिट क्या होता है, ऐसा मतलब न्यूटन होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसे हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग 1 पास्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 पास्कल बोलते हैं। दैट मीन दोस्तों प्रेशर का मात्रक हम लोग पास्कल लिखते हैं। ठीक है, तो पास्कल बराबर कितना लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 6, और पास्कल को कितना लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, क्या कि दोस्तों देखिए 100 में आपको हर जगह जो है आपको न्यूटन में तो मिलेगा मात्रक, ठीक है, बट आपको मीटर में नहीं। ठीक है, बट वहां पर दोस्तों हम लोग मीटर की जगह एमएम में चेंज करके हम लोग 100 का प्रत्येक न्यूमेरिकल को लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बात ध्यान रखिएगा। इसी तरह हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, मीटर से हम लोग एमएम में भी चेंज करके देख लेते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग को पता चलेगा मीटर को एमएम में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब ध्यान दीजिए, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसके इक्वल हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 10 के पावर 6 है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 के पावर 6। बोलिए इतना समझ पा। अब देखिए न्यूटन है, न्यूटन को न्यूटन रहने दीजिए, अपान करिए, मीटर को हम लोग एमएम स्क्वायर में चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 100 में न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, इसलिए न्यूटन तो ले लिया हम, यहाँ पर क्या करें, मीटर को केवल एमएम में चेंज करना है। तो ध्यान दीजिए 1 मीटर बराबर दोस्तों, ध्यान दीजिए 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 के पावर 3 मिलीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, 10 के पावर 3 mm होता है। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे, 1 मीटर बराबर इतना होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो दोस्तों हम पहले 1 मीटर की जगह पर लिखते हैं कितना, 10 के पावर 3 mm। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे इसी प्रकार। ओके, तो अब इसे सॉल्व करिए। देखिए इक्वल के 10 के पावर 6 हो गया न्यूटन पर। अब देखिए दोस्तों 3 दूना 6, दैट मीन दोस्तों 10 के पावर 6 हो जाएगा, और mm है, और mm का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। बोलिए इतना समझ गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन बच जाएगा दोस्तों 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बोलिए दोस्तों इतना समझ गया ना, क्या चीज आ गया दोस्तों, ध्यान दीजिए कि 1 मेगा पास्कल बराबर हम लोग 10 के पावर 6 पास्कल भी लिख सकते हैं, या फिर 1 मेगा पास्कल बराबर 10 के पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या फिर 1 मेगा पास्कल बराबर हम लोग 100 में क्या लिखेंगे, सीधे कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख देंगे। बोलिए इतना समझ गया ना, आई होप दोस्तों आप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए अब दूसरा यूनिट क्या ध्यान देंगे दोस्तों, इसे भी दोस्तों हम रफ करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे हम कर देते हैं रफ। ठीक है, आप इसके साथ ले सकते हैं वैसे। चलिए इसे करते हैं रफ। अब देखिए दूसरे मात्रा को समझिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए क्या है, वो है 1 गीगा पास्कल। क्या दोस्तों, 1 जी पास्कल। ठीक है दोस्तों, गीगा को जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा जी बराबर क्या हो जाएगा, तो जी बराबर होता है दोस्तों गीगा। क्या होता है, जी बराबर गीगा होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर दोस्तों शायद ही रहेगा। ठीक है, ही रहेगा, गीगा होता है, जी फॉर गीगा होता है, और पीए फॉर दोस्तों पास्कल होता है, इतना आप जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, देखिए 1 गीगा बराबर जो होता है दोस्तों, 1 गीगा बराबर, ठीक है, तो 10 पावर 9 लेते हैं। कितना लेते हैं दोस्तों, 10 के पावर 9 लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 1 गीगा की जगह पर तो लिख सकते हैं 10 के पावर 9, यहाँ पे पास्कल लिख सकते हैं। बोलिए इतना समझ पाना, 1 गीगा पास्कल बराबर 10 के पावर 9 पास्कल हो जाएंगे। ओके, अब इसके इक्वल टू क्या ले सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, इसके इक्वल टू लिख सकते हैं 10 के पावर 9। यहाँ पर दोस्तों पास्कल है, पास्कल को आप किसमें चेंज कर सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि पास्कल क्या होता है, प्रेशर का मात्रक होता है, जो कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, जिसका यूनिट होता है दोस्तों न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसके इक्वल लिखेंगे क्या चीज दोस्तों, ध्यान दीजिए 10 के पावर यहाँ पर 9 है, यहाँ 10 के पावर 9 तो है, इतना समझ गया। अब देखिए न्यूटन है, हम जानते हैं शून्य में न्यूटन को तो लिखा जाता है पर मीटर को नहीं, मीटर को हम एमएम में चेंज करके लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए मीटर को हम सेम इसी प्रकार चेंज करेंगे कि 1 मीटर बराबर 10 के पावर कितना होता है दोस्तों, 1 मीटर बराबर 10 के पावर 3 mm होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर स्क्वायर लगाए, यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे बस। यहाँ पर कहिए 10 के पावर 9 न्यूटन पर, यहाँ पर देखिए 3 दूना 6, 10 के पावर 6 mm यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आप लोग जानते हैं दोस्तों कि यदि आधार सेम हो तो बटे का मतलब दोस्तों सबसे पहले जाने, बटे का मतलब होता है डिवाइड, मतलब अनुपात, मतलब भाग होता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए भाग में क्या होता है, जब आधार सेम हो, ठीक है, तो उसके घात को हम लोग घटा लेते हैं, और गुणन क्या करते हैं, आधार सेम हो तो उसके घात को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाग हो रहा है दोस्तों, दैट मींस अनुपात मतलब बटे में है, तो इसलिए भाग होगा। तो ध्यान दीजिए आधार सेम है तो भाग को घटा दीजिए, कितना होगा, 10 के पावर 9 में से 6 जाए तो कितना हो जाएगा 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। बोलिए इतना समझ गया ना दोस्तों, क्या निकल गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोगों ने 1 मेगा पास्कल बराबर निकाला 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और जहां पर पूछे 1 गीगा पास्कल बराबर, वहां पर सीधा आप लिख सकते हैं 10 के पावर 3 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे अब। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें, तो देन आफ्टर हम सब अगले लेक्चर में कवर करेंगे सारा कुछ, ताकि दोस्तों आज के लेक्चर जो है ज्यादा बड़ा ना हो। ठीक है ना, तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे हम रफ करें। चलिए।